वेलकम टू माय चैनल उत्कृष्ट एजुकेटर। आज हम आपके सामने एक नई सीरीज़ लेके आए हैं, फिज़िक्स सुपर 30। इसमें हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्ज़ाम में जो फिज़िक्स पूछी जाती है उसके सभी टॉपिक्स को, उसके पूरे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम फिज़िक्स के, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की फ़िज़िक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, टोटल 20 टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक के हम 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये सुपर 30 सीरीज़ है, इसमें हम हर टॉपिक के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ एनडीए और नेवी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स का सिलेबस तीनों एग्ज़ाम्स में सेम रहता है। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स के सिलेबस पे डिस्कस करते हैं कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्ज़ाम के फ़िज़िक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं। तो ये हमारा फिज़िक्स का सिलेबस है। वैसे आपने देख लिया होगा सबने, फिर भी हम आपको एक बार दोबारा बता देते हैं। तो पहला जो है वो आपका टॉपिक 11th फिज़िक्स का, जो जितने भी 1 से लेकर 9 चैप्टर हैं आपके, 1 to 9, यानी कि फिजिकल वर्ड से लेकर बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस तक, ये सारे के सारे आपके 11th फिज़िक्स के पार्ट हैं। 11th सीबीएसई के या आरबीएसई में जो भी फिज़िक्स आती है स्टेट बोर्ड्स में, उनके पार्ट्स आपको दे रखे हैं, उनके चैप्टर्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला फिजिकल वर्ल्ड है, यानी भौतिक जगत एवं मापन है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। इसमें आपको पता ही है यूनिट एंड डायमेंशंस हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर है, ये सब आपको पढ़ने को मिलता है। काइनेमेटिक्स 1D 2D 3D मोशन आप इसमें देखते ही हैं। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें हम सब कुछ देखने वाले हैं। वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, हिंदी में भी मैंने नाम लिख दिए हैं ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी दिक्कत ना हो। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है आपका, ग्रेविटेशन है, बल्क मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मोडाइनमिक्स हैं। ठीक है, बल्क मैटर की प्रॉपर्टीज़ में आपके ये इलास्टिसिटी आ जाती है, फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाती है, ये सब। थर्मोडाइनमिक्स है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज यानी केटीजी थ्योरी आपकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत और गैसों के नियम, इसमें हम देखेंगे। ऑक्सीलेशंस एंड वेव, दोलन एवं तरंगे, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये 12th का फिजिक्स का टॉपिक है। 12th फिजिक्स के टॉपिक यहाँ से 11 से स्टार्ट हो जाते हैं। इस स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा वैद्युतिकी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ये सब, लेंस के नियम, फैराडे के नियम, ये सब अब इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी है आपकी। ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई है आपका। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम है, संचार व्यवस्था है। ये सब 20 टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, इससे हम स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। क्वेश्चन नंबर 1, विच हैज़ डायमेंशनल फार्मूला m1l2t-3। किसका विमीय सूत्र, किस राशि का विमीय सूत्र m1l2t-3 है। तो अगर आपने 11th फिजिक्स को अच्छी तरह पढ़ा है तो आप इसका जवाब तुरंत दे पाओगे, क्योंकि बहुत ही इजी और बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसका जवाब देने की कोशिश करें। तो गाइस, इसको कैसे निकालना है, डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालना है, इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो एक बार हम अपने बोर्ड पे आ जाते हैं। यस। तो देखिए गाइस, डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्वांटिटी का, जिस राशि का डायमेंशन फार्मूला पूछा गया है या आपको निकालना है, उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे हम पावर की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन किसका है, पावर का ही है। पहला ऑप्शन शक्ति का, शक्ति हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पावर। तो पावर क्या होती है, कार्य बटा समय, यानी कि वर्क अपॉन में टाइम। अब वर्क का डायमेंशंस क्या होते हैं, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के डायमेंशन सबको पता होते हैं, m1l1t-2, और डिस्प्लेसमेंट यानी l1 होता है। तो वर्क के डायमेंशंस बन जाते हैं m1l2t-2। तो वर्क के डायमेंशंस क्या बन गए, m1l2t-2। ये निकालने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। और टाइम को t1 लिखते हैं। ये t1 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, और -1 और -2 -3 हो जाएंगे। तो पावर के डायमेंशंस आपके पास क्या आ जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ पावर, वो कितने आ जाएंगे आपके पास, m1
L2 T माइनस थ्री। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि M1 L2 T माइनस थ्री किसके डायमेंशन है, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो वो पावर का है, शक्ति का है। कार्य का हो नहीं सकता, आपको ऑप्शंस में कार्य भी दे रखा था, फोर्स भी दे रखा था, वेलोसिटी भी दे रखा था, तो पावर इसका सही उत्तर होगा, शक्ति इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि हमने निकाल के देख लिया है। वर्क का आपको मैंने बता ही दिया, M1 L2 T माइनस टू होता है, फोर्स आपका M1 L1 T माइनस टू होता है, और वेलोसिटी आपका L1 T माइनस वन होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी L1 T माइनस वन। ओके, अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, इसको तरीका देख लीजिए। सबसे पहले इसका बेस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जो हिंदी में कहते हैं मूलभूत राशियाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि मूलभूत राशियाँ, ये वो राशियाँ होती हैं जो किसी से मिलके नहीं बनती, किसी से डिराइव नहीं होती। ठीक है, जैसे इसमें आपका आता है द्रव्यमान, मास, आपका आ जाता है लेंथ, आपका आ जाता है टाइम। ये तीन तो नॉर्मली हैं, ठीक है, शुरू के। मास, लेंथ यानी लंबाई, दूरी, टाइम, समय। ओके, उसके बाद आपका करंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आई जो क्या होता है, Q इंटू टी होता है। ठीक है, I इक्वल्स टू Q इंटू टी होता है, पर I को एक फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है। ओके, I को जितनी भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें करंट को भी माना गया है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं 7। ओके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे हिंदी में कहते हैं प्रदीपन तीव्रता। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक तापमान, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता। और इनकी सिंबल्स भी आप देख लीजिए, और साथ में साथ अब ये देख लीजिए कि इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, ऐसा यूनिट्स क्या होती हैं। मास की केजी होती है, लेंथ की मीटर होती है, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, करंट एम्पियर में होता है, टेम्परेचर आपका जो ऊष्मागतिक तापमान है वो केल्विन में होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल होता है, एक मोल में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज़ होती हैं, कितने अणु और परमाणु होते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वही मोल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रदीपन तीव्रता है कैंडेला, CD। ओके, तो ये हमारी क्या होती है, मूलभूत राशियाँ होती हैं। इसके अलावा भी दो हमारी क्या होती हैं, पूरक राशियाँ और होती हैं। ये 7 फंडामेंटल के अलावा कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। 7 फंडामेंटल हैं और 2 सप्लीमेंट्री हैं। 2 सप्लीमेंट्री कौन सी हैं, एक आपकी है रेडियन, जिसे प्लेन एंगल कहते हैं, समतल कोण रेडियन। रेडियन क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क अपॉन में रेडियस क्या होती है, ये आपका होता है प्लेन एंगल थीटा। तो प्लेन एंगल थीटा जो होता है आपका, वो क्या होता है, आर्क को अगर अपन रेडियस से डिवाइड कर दें तो वो आपका प्लेन एंगल थीटा होता है, रेडियन होता है। जैसे हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ये जैसे आपका ये आर्क है, ठीक है, सॉरी इसको मैं मिला देता हूँ इससे। ये मान लीजिए पूरा आर्क है और ये इसका जो पॉइंट से यहाँ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये आर्क हो गया आपका। ये आर्क मान लेते हैं L है आर्क, और रेडियस इसकी R है, ये R रेडियस है। तो थीटा आपका हो जाएगा L अपॉन में R, आर्क अपॉन में रेडियस। दिस इज कॉल्ड रेडियन एंगल, प्लेन एंगल थीटा। ओके, आपको पता है 1 डिग्री जो होती है वो पाई बटा 180 रेडियन होती है, पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होती है। ठीक है, तो ये प्लेन एंगल होता है, समतल कोण होता है। दूसरा हमारा जो दूसरी क्वांटिटी आती है हमारी सप्लीमेंट्री, वो होती है आपकी स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, इसको ब्रैकेट में S ऐसे R ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये स्टेरेडियन या डी ओमेगा कहते हैं इसको, डी ओमेगा स्टेरेडियन। ठीक है, डी ओमेगा क्या होता है, DA अपॉन में R²। 1 स्टेरेडियन एंगल वो एंगल होता है जिसमें अगर स्फेयर की एक सरफेस कोई एंगल बना रही है, 1 स्टेरेडियन एंगल बना रही है, तो उसका एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो उस सरफेस का एरिया DA R² के बराबर होता है, उसे कहते हैं 1 स्टेरेडियन एंगल।
ठीक है। जैसे मान लो ये सरफेस है, ये स्फेयर की सरफेस है, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई एंगल बनाती है जो कि 1 ओमेगा है, 1 स्टेरेडियन एंगल है। तो इस पूरी सरफेस का एरिया, ये जो एरिया होगा वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन होती है। तो स्टेरेडियन एंगल यानी कि जो ठोस कोण होता है, सॉलिड एंगल होता है डी ओमेगा, वो डी ए अपॉन में आर स्क्वायर होता है। गाउस की थ्योरम को प्रूव करते समय आपने इसका यूज़ किया होगा। ओके, तो ये 2 सप्लीमेंट्री हैं और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी हो गई? 7 आपकी जो मूलभूत राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं, इनको अपन कह सकते हैं सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ओके, सेकंड आपकी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिसे हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें? व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती हैं। जैसे आपकी फोर्स हो गई, आपका वर्क हो गया, हिंदी में कहें तो बल, कार्य, शक्ति, पावर, ठीक है, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, क्योंकि ये मिलके बनती हैं। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे फोर्स की ही बात कर लेते हैं, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और वेलोसिटी को मैं क्या, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो फोर्स का फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में आ जाएगा m इंटू वेलोसिटी x बाई टी लिखूंगा, और नीचे t पहले से ही है तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ मास है सॉरी, यहाँ मास है, यहाँ लेंथ है, यहाँ टाइम है। तो मास, लेंथ और टाइम, ये 3 क्वांटिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तब हम इसका विमीय सूत्र बना सकते हैं। तो मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी पावर हम लगा देंगे 1। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ है L, ऊपर x है ना, इसको लेंथ ही कहेंगे, और नीचे टाइम है तो नीचे t का स्क्वायर है, कैपिटल T। मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को कैपिटल L से, और टाइम को t से। तो टी स्क्वायर को ऊपर भेज दो, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? m1L1 T-2। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे वर्क है, वर्क आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स के आपको पता है m1L1 T-2, सॉरी हाँ यस, m1L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट का L1 होता है। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? m1L2 T-2। तो इस तरह से हम डायमेंशन फॉर्मूला पता कर सकते हैं। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको ये बेसिक हो सका, उम्मीद है कि आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं आपको निकालनी है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। आपको पता है न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इक्वल्स टू, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू G m1m2 अपॉन में r स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ मासेस के प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू G m1m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो वहाँ से जो कांस्टेंट जो G था उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। तो इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए कैसे निकालना है। तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख दो, ग्रेविटेशन फोर्स का G m1m2 अपॉन में r स्क्वायर, और यहाँ से G का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा F r स्क्वायर अपॉन में m1m2। ओके, तो सबसे पहले डायमेंशन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो हमने G का फॉर्मूला बना दिया। अब फोर्स के डायमेंशन आपको पता ही है, m1L1 T-2, r स्क्वायर डिस्टेंस होती है तो वो L2 हो जाएगी। नीचे m1 m2 है, दोनों ही मासेज हैं, तो m इंटू m क्या होगा? m स्क्वायर होगा। अब इस m स्क्वायर को ऊपर भेज दो तो ये माइनस में चला जाएगा, और -2 और +1 कितने हो जाएंगे? -1। तो m की पावर -1 आ जाएगा। L1 और L2 हो जाएगा L3 और t की पावर -2। तो डायमेंशंस हमने निकाल लिए हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी के, m-1 L3 और t-2। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻11 होती है। आपने इसको 11th फिजिक्स में पढ़ा होगा।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो इस तरह से हम डायमेंशंस किसी भी क्वांटिटी के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह है जो मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 10⁻⁻11 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, और इसकी सीजीएस यूनिट आपसे पूछें तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8 होती है पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को बदलना आपको आना चाहिए। जैसे आपको मैं कहता हूँ कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 तो इसकी यूनिट किस में है, एम के सिस्टम में। इसकी सीजीएस यूनिट लिखो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी एम के यूनिट है। तो न्यूटन को हम डाइन में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁻5 डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन। तो हम न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में और केजी को ग्राम में। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 तो इसकी वैल्यू है। न्यूटन को हमने डाइन में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻5 डाइन। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में कितने होंगे 10⁻4 सेंटीमीटर अपॉन में केजी स्क्वायर। एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, यानी 10⁻3 ग्राम्स होते हैं। तो स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 10⁻6। अब बस वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, ऊपर 9 हो गया, 9 में 6 गए 3 और 10⁻⁻11 और प्लस 3 कितना हो जाएगा -8। तो 6.6 सॉरी यस -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एम के सिस्टम से ऐसा यूनिट में या ऐसा एम के सिस्टम से सीजीएस में या सीजीएस को एम के में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए और उसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। हमने इन यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया, बस न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में और केजी को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो एम के से सीजीएस में कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 पारसेक इज इक्वल टू, एक पारसेक किसके बराबर होता है। आपको पता है एक पारसेक क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ या डिस्टेंस ऑफ 1 आर्क सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 1 आर्क सेकेंड। एक आर्क सेकेंड एंगल की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि अगर कोई स्टार एक डिस्टेंस से, यानी कि एक डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होनी चाहिए। तो अगर एक स्टार 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस से अगर 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाता है तो उस स्टार की उस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से जो डिस्टेंस होती है वो 1 पारसेक के बराबर होती है। ठीक है, जैसे इसको मैं समझा देता हूँ, ये पैरालैक्स मेथड से आता है। आपने 12th फिजिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 11th फिजिक्स में, यस 11th फिजिक्स में भी आपका एक टॉपिक है पैरालैक्स मेथड, लंबन विधि जिसे हिंदी में कहते हैं। तो उसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, 2 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये 2 ऑब्जर्वेशन ले ली, एक स्टार की हमने 2 ऑब्जर्वेशन ले ली। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है और हम इनको मिला देते हैं और यहाँ पर एक एंगल बनता है थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस होती है स्मॉल डी और ये डिस्टेंस होती है कैपिटल डी। तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी हो जाती है। ठीक है, कैपिटल डी अपॉन में क्या हो जाती है, स्मॉल डी हो जाती है। ये आपकी क्या आ जाती है, ओ सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ये कैपिटल डी डिस्टेंस है। ये कौन सी डिस्टेंस है आपकी, कैपिटल डी डिस्टेंस है। ये ध्यान रखना कि जब हम 1 पारसेक निकालते हैं तो वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है। वैसे बात एक सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। हम वैल्यू कैसे भी ले सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। ये थीटा जो होता है ये पैरालैक्स एंगल होता है, ये ऐसे पैरालैक्टिक एंगल कहते हैं। ठीक है, लंबन कोण जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, लंबन कोण कहा जाता है। कई बार इसको यहाँ पर कैपिटल डी रखते हैं या स्मॉल डी रखते हैं, पर आपको बस वैल्यू निकालनी आनी चाहिए कि जैसे ये ए बी है और इसको मैं सी कहूँ, तो जो पैरालैक्स एंगल होता है वो ए बी अपॉन में बी सी होता है। ए बी अपॉन में क्या होता है, बी सी होता है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू है थीटा की, कैपिटल डी वाली ए बी की जगह, और बी सी क्या है, स्मॉल डी है। तो थीटा की वैल्यू कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी आती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये होता है आपका पैरालैक्टिक एंगल कि जब भी हम किसी एक ऑब्जर्वेशन को 2
अलग अलग जगह से देखते हैं तो उस दो अलग अलग जगह के बीच की डिस्टेंस जो उस स्टार के साथ, उस ऑब्जर्वेशन के साथ जो एंगल बनाती है वो आपका पैरेलैक्स एंगल होता है, पैरेलैक्टिक एंगल होता है। और अगर ये डिस्टेंस, अगर ए बी को मैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कर दूं, ये मान लो ये जो डिस्टेंस है आपकी ए बी, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ओके, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1.5 × 10⁻11 मीटर अगर दो पॉइंट्स की डिस्टेंस है और वो अगर 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाती है, ठीक है, जैसे मान लो ये डिस्टेंस है आपकी और ये यहाँ से 1 आर्क सेकेंड का, ये 1 सेकेंड का एंगल बना रही है, तो ये जो डिस्टेंस रहती है, ये जो d है, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 पारसेक के बराबर होगा। ये जो d है क्या रहेगा? 1 पारसेक के बराबर होगा। तो थीटा की वैल्यू मैं निकालता हूँ। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। तो स्मॉल d की वैल्यू हमें चाहिए थी, स्मॉल d कैपिटल D अपॉन में थीटा, और थीटा हो जाता है 1 आर्क सेकेंड, और कैपिटल D की वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। और ये एंगल अगर 1 आर्क सेकेंड हो जाए तो स्मॉल d की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 पारसेक हो जाती है। ये जो डिस्टेंस है क्या हो जाती है? 1 पारसेक के बराबर होती है। और 1 पारसेक को अगर अपन मीटर में लिखें, 1 पारसेक जो आपका मीटर में होता है वो आपका होता है 3.1 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। साथ में साथ आपको 1 आर्क सेकेंड का एंगल भी पता होना चाहिए। आपको पता है 1 डिग्री जो होती है हमारी, ये 60 मिनट के बराबर होती है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। और अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 1.74 × 10⁻⁻² रेडियन होती है। ठीक है, तो रेडियन में अगर अपन लिखें या इसको 1.75 भी लिखते हैं, एक्चुअली 1.745 होती है 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, और उसकी वैल्यू होती है रेडियन में 1.75 × 10⁻⁻² रेडियन। उसी तरह आपका जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड के बराबर, सेकंड को ऐसे 2 इन्वर्टेड कॉमा से दिखाते हैं अपन, ये होता है आपका 2.91 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 1 सेकेंड की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। 1 सेकेंड किसके बराबर होता है रेडियन में? 4.85 × 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपकी होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वैल्यू होती हैं। ये थोड़ा बहुत आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसका आप देख लीजिएगा। ये मैंने सारा लिख दिया। 1 पारसेक 3.1 × 10⁻16 मीटर होता है। हाँ, अगर आपसे पारसेक को लाइट ईयर में पूछे तो 1 पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। 1 लाइट ईयर हमारा जो होता है ना, 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष 9.5 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 9.5 या 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। तो 1 पारसेक जो लाइट ईयर में कन्वर्ट करोगे आप, तो वो कितने के बराबर होगा? 3.26 लाइट ईयर्स। ठीक है, 3.26 लाइट ईयर्स का क्या होता है? 1 पारसेक होता है। और 1 पारसेक मीटर में कितना होता है? 3.1 × 10⁻16 मीटर। तो आपसे बस यहाँ पर डिस्टेंस पूछी थी कि 1 पारसेक, तो यहाँ से आपसे सिर्फ डिस्टेंस पूछी थी कि 1 पारसेक किसके बराबर है, तो 3.08 × 3.1 या 3.08 कहें तो ऊपर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 फर्मी किसके बराबर है? तो आपको पता है जो फर्मी होता है आपका वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। फर्मी, 1 फर्मी क्या होता है? फेम्टोमीटर को कहते हैं। फेम्टो क्या होता है आपका? 10⁻15 का। और 1 फेम्टोमीटर को कहा जाता है 1 फर्मी कहा जाता है। ये टेबल आप देख लीजिए, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। योटा से लेकर योक्टो तक, योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका,
डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो और योक्टो। तो ये 10⁻24 से 10⁻⁻24 तक की पूरे के पूरे प्रीफिक्सेस हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10⁻24 है आपका, 10⁻21 है आपका, येक्सा है, पेटा है, टेरा है, गीगा है, मेगा है, किलो, हेक्टो, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ से तो आपको याद होते ही हैं, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, इनमें तो हम बहुत बार कैलकुलेशन भी करते हैं। नैनो आपका 10⁻⁻9 का होता है, ठीक है। पिको आपका 10⁻⁻11 का होता है और फेम्टो आपका 10⁻⁻15 मीटर का होता है। ओके, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब इसके बारे में हम देख सकते हैं, आपका जो फर्मी है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, ध्यान रखना। 10⁻⁻15 को फेम्टो कहते हैं ना। एक फर्मी जो होता है आपका वो 1 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। 1 फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर, तो वो एक फर्मी होता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत इजी है। बल आघूर्ण का विमेय सूत्र निकालना है। तो बल आघूर्ण होता क्या है, सबसे पहले बल आघूर्ण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बल आघूर्ण आपका फोर्स जो होता है आपका, अगर आप इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे, बल आघूर्ण को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉ वेक्टर आपका जो होता है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक लाइन ऑफ एक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक डिस्टेंस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं पर वो अपोजिट डायरेक्शन पे हैं और उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। और उनके बीच की एक डिस्टेंस आर है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक टॉर्क डेवलप हो जाता है, टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा जिसकी वैल्यू होती है टॉ इक्वल्स टू आर एफ। और आपको पता है इसको अगर अपन वेक्टर को हटा दे तो आर एफ साइन थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा। आप फॉर्मूला पता चल गया तो इसके डायमेंशंस बता सकते हो। तो आर साइन थीटा के डायमेंशन तो कुछ होते नहीं है क्योंकि यहाँ एंगल है, एंगल डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहाँ आर आपका क्या है, L1 है। फोर्स के डायमेंशन आपको पता ही है, M1 L1 T-2। तो इसके डायमेंशंस क्या आ गए, L1 को L1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, M1 L2 T-2। जो हमारे वर्क के आए थे और जो हमारे एनर्जी के आए थे वही डायमेंशंस किसके होते हैं, टॉर्क के होते हैं। तो टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा M1 L2 T-2। वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क, इनके डायमेंशंस कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अब अपन। ये मैंने आपको बता दिया, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁻11 है। फर्स्ट ऑप्शन 1.496 होती है, जो थोड़ा सा इसको प्रिसाइज वैल्यू देखें तो 1.496 10⁻11 मीटर यानी 1.5 10⁻11 यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ये मैंने आपको बताया। अब देखो 1 नैनोमीटर को फर्मी में कैसे चेंज करें। 1 नैनोमीटर को फर्मी में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक फर्मी जो होता है आपका, एक फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है, ठीक है। और एक नैनोमीटर, एक nm जो होता है आपका वो 10⁻⁻9 मीटर का होता है। तो एक दूसरे को कन्वर्ट करें तो नैनोमीटर को हम फर्मी में लिखना चाहते हैं तो 10⁻⁻9 को 15 बनाना है तो हम 10⁻⁻6 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10⁻⁻15 तो ऊपर बन ही गया और नीचे 10⁻⁻6, ठीक है। ये किस में आ गया आपका, मीटर में। और ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब 10⁻⁻15 को मीटर को ही हम क्या कहते हैं, फेम्टोमीटर या फर्मी। ये पूरा क्या कहलाता है, फर्मी कहलाता है। तो 10⁻6 फर्मी किसके बराबर होगा, 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻6 फर्मी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि v इक्वल्स टू अंडर रूट में x/d आपको दे रखा है। इफ v इज वेलोसिटी एंड d इज डेंसिटी देन डायमेंशंस ऑफ x एंड x आर।
एक्स के डायमेंशन आपको पता करने हैं। ये सूत्र आपको दे दिया है जहाँ पर डी डेंसिटी है, घनत्व है, और वी वेलोसिटी है, और आपको एक्स के डायमेंशंस निकालने हैं। आपको फॉर्मूला क्या दे रखा है? फॉर्मूला आपको दे रखा है v इक्वल्स टू अंडर रूट में x अपॉन में d, और इस x के आपको डायमेंशंस निकालने हैं। तो सबसे पहले x की फॉर्म में इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। तो x का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया? x इक्वल्स टू आ गया v स्क्वायर डी। ओके, अब v वेलोसिटी है और d डेंसिटी है, और आपको दोनों के डायमेंशंस पता है। वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं L1t-1, तो x के डायमेंशंस हमें निकालने हैं। तो v के डायमेंशंस क्या होंगे? L1t-1, और उसका कर दो स्क्वायर, और d डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी को रो भी लिखते हैं अपन, मास अपॉन में वॉल्यूम होती है, ध्यान रखना, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो m1l-3 इसके डायमेंशंस बनते हैं। अब देखो, इसको छोड़ देते हैं अपन, तो क्या बना? ये दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम, तो l स्क्वायर t-2 m1l-3। अब ये इसको जोड़ दो बस आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? L1 ये आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? m1l-2, और -2 और -3 आपका यहाँ पर दे रखा है, ये l स्क्वायर आपका, ठीक है। और l स्क्वायर 2-3 हो जाएगा, 2l स्क्वायर है ना यहाँ पर आपका, 2-3 है, t तो पड़ा ही है -2, और m1 तो पड़ा ही है। तो बस आपका फॉर्मूला आ गया m1l-1 t-2, m1l-1 t-2। तो m1l-1 t-2 फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन m1l-1 t-2। तो ये v के यानी x के डायमेंशन हमने निकाले। तो फॉर्मूला से हम कि कोई भी आपको फॉर्मूला दे देंगे और उसमें किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी टर्म का आपको डायमेंशंस पूछ लेंगे, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको क्या निकालना है? विमीय सूत्र निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड डिस्टेंस स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ मासेस एंड डिस्टेंस स्क्वायर। तो मासेस के सम को अगर आप डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आता है आपका? जड़त्व आघूर्ण आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है एम आर स्क्वायर। ओके, आई इक्वल्स टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर। अगर एक मास एम मास आर डिस्टेंस पर किसी रोटेशनल एक्सिस के अराउंड, इसकी जो रोटेशनल एक्सिस है, किसी एक्सिस के अराउंड वो रोटेशन कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है। तो एम के डायमेंशंस होते हैं m1, और आर मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस होता है l, और उसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो ml स्क्वायर, यानी कि m1l स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। 12th आपका 1 मीटर इन लाइट ईयर, तो मैंने आपको बता दिया था 1 मीटर जो होता है, एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं? एक लाइट ईयर में 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर का होता है। 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर का एक लाइट ईयर होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि इसमें पावर में पूछा गया है, तो देखिए कुछ भी नहीं है, एक लाइट ईयर 9.5 10⁻15 मीटर का होता है। ओके, तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे? डिवाइड कर दो, 1 अपॉन में 9.5 10⁻15। अब पावर में पूछा गया है ना आंसर, तो 9.5 को 10 मान लो, तो 1 अपॉन में 10 इंटू 10⁻15, और ये आपको पता है 10⁻15 और 10 कितने बन जाएंगे? 10 की पावर 16 बन जाएगा। 1 अपॉन में 10 की पावर 16, और 10 की पावर 16 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -16 लाइट ईयर। तो 1 मीटर 10 की पावर -16 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो ये 1 मीटर, एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गलत दे रखा है, यहाँ मीटर लिखा है, यहाँ पर लाइट ईयर लिखना चाहिए था। तो आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, 10 की पावर -16 लाइट ईयर इसका आंसर हुआ। यहाँ पर लाइट ईयर होने चाहिए थे, मीटर मीटर ऑप्शंस में दे रखे हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो 1 मीटर को लाइट ईयर में पूछा है ना एक्चुअली, तो 10 की पावर -16 लाइट ईयर, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मीटर नहीं आएगा, यहाँ पर लाइट ईयर्स में आपको ऑप्शंस मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होते हैं? 10 की पावर -16 लाइट ईयर्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं।
अब देखिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? ठीक है, जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो रैंडमनेस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? किसी भी सिस्टम में जो रैंडमनेस है, जो डिसऑर्डर्स हैं, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। जो अव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, जो अव्यवस्थाएं हैं किसी भी तंत्र में, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं, हमारे ऊष्मागतिक तंत्र होते हैं, उसमें जो अव्यवस्थाएं होती हैं उन्हें ही हम एंट्रोपी कहते हैं। और एंट्रोपी आपको पता है कि भाई सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है? ज़्यादा होती है, सॉरी, सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है और गैसेस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, क्योंकि गैसेस में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनमें रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी भी तंत्र में जो रैंडमनेस होती है, जो ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस है, जो अव्यवस्थाओं का जो ऑर्डर है, उसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। और एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है? ये होता है हीट अपॉन में टेम्परेचर। हीट को अगर आप टेम्परेचर से प्रति इकाई तापमान में, प्रति इकाई थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में जो ऊष्मा या तो रिलीज होती है या ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है, उसे को हम एंट्रोपी कहते हैं। तो Q अपॉन में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T का हम डिवाइड कर देते हैं, तो Q अपॉन में T क्या बनता है आपका? एंट्रोपी बनती है। Q अपॉन में T इक्वल्स टू क्या होती है? एंट्रोपी आपकी होती है। तो Q अपॉन में T आपकी एंट्रोपी होती है। Q क्या होती है? हीट होती है। तो हीट की अगर आपको एंट्रोपी की ऐसे यूनिट पता होनी चाहिए, तो हीट की क्या होती है? m1L2T-2। ओके, और नीचे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को जो ऐसे यूनिट में लिखा जाता है वो K से, कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी यूनिट हो गई K1 टेम्परेचर की, और K1 ऊपर जाएगा तो m1L2T-2K-1। दिस इज द एंट्रोपी, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी S। तो एंट्रोपी का आपको विबीय सूत्र मिल गया, m1L2T-2K-1। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस? कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है? तो स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशनलेस है। प्रतिबल, प्रतिबल होता क्या है? स्ट्रेस होता क्या है? फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड इन यूनिट एरिया, उसी हमको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, प्रतिबल आपका होता है, प्रतिबल दो तीन तरह का आपको प्रतिबल देखने को मिलता है। पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, यानी कि अभिलंब अनुदैर्घ्य प्रतिबल। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं ताकि आपको भी थोड़ा बेसिक पता चल जाए। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस आपका होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। तो इसके डायमेंशंस बनते हैं, इसके डायमेंशंस क्या बनते हैं? फोर्स के होते हैं m1L1T-2, तो एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m1L-1T-2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, जो कि प्रेशर के भी होते हैं। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों सेम ही होते हैं, तो उनके डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम देखने को मिलते हैं। m1L1T-2 आपके यहाँ पर डायमेंशंस होते हैं स्ट्रेस के। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं m1L-1T-2, ओके, स्ट्रेस के डायमेंशंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई स्ट्रेस तीन प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? अगर किसी मान लो ये आपकी एक रॉड है, अगर इस रॉड में इसकी जो लंबाई के अनुदिश, इसकी जो लेंथ के डायरेक्शन पे, लेंथ की डायरेक्शन पे अगर अपन स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, यानी अनुदैर्घ्य प्रतिबल। लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुदैर्घ्य प्रतिबल। ठीक है, उसी तरह एक स्ट्रेस आपका होता है कि एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसके एकदम 90 डिग्री पे, एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे अगर स्ट्रेस लगाएं अपन, तो वो होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि अभिलंब प्रतिबल। और एक स्ट्रेस आपका क्या होता है कि भाई एक सरफेस है आपकी, ये इस तरह की सरफेस थी, उसमें आपने इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन पे स्ट्रेस लगाया, तो उसमें थोड़ी सी ऐसे चेंज आ जाता है, उसमें थोड़ी सी ऐसी विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ये विकृति थीटा एंगल पर उत्पन्न होती है। तो इस तरह के स्ट्रेस को हम कहते हैं शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस यानी कि अपरूपण, अपरूपण प्रतिबल जिसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के ये तीन तरह के स्ट्रेस आपको देखने को मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। अब स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो ये तो डायमेंशनलेस नहीं है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस से ही स्ट्रेन बनता है, स्ट्रेन होता है विकृति। और ये होता क्या है
कि भाई जब भी लेंथ में चेंज आता है तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, या वॉल्यूम में चेंज आएगा तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, या एरिया में चेंज आएगा तो चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया। तो ये आपके स्ट्रेन होते हैं। तो स्ट्रेन भी तीन प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। स्ट्रेन विकृति होती है, जिस तरह के तीन प्रकार के स्ट्रेस हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, उसी तरह के स्ट्रेन है आपके नॉर्मल। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपका क्या होता है कि भाई इसमें हम देखते हैं डेल एल बाय एल होता है आपका नॉर्मल अनुदैर्घ्य विकृति, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फिर आपका आता है जो सेकंड नंबर आपका होता है, या आप देख सकते हो आयतन विकृति होती है आपकी, वॉल्यूम स्ट्रेन होता है डेल वी बाय वी। और एक आपका होता है शियर स्ट्रेन, एरिया का कोई नहीं होता बट उसमें शियर का हम देखते हैं। अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन पे अगर आप फोर्स लगाते हो, टेंजेंशियल डायरेक्शन पे आप फोर्स लगाते हो, जैसे ये पहले इस तरह की शेप हुआ करती थी, आपने ऐसे फोर्स लगाया तो उसमें थीटा का क्या आ जाएगा, विकृति आ जाती है। तो यही थीटा क्या होती है, अपरूपण विकृति होती है आपका, क्या कहते हैं इसको, शियर स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो स्ट्रेन भी तीन प्रकार के होते हैं। अब स्ट्रेन में क्या हो गया, देखो लेंथ का लेंथ से डिवीजन है, तो इसमें कोई ना तो यूनिट होती है ना इसके डायमेंशन होते हैं, क्योंकि लेंथ के L1 होते हैं और नीचे भी L1 है, तो L1 से L1 कट जाएगा, तो इसके जो डायमेंशंस है वो M0, L0, T0 रहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके कोई डायमेंशन नहीं होते। तो स्ट्रेन के कोई डायमेंशन नहीं होते, विकृति के कोई डायमेंशन नहीं होते। तो यहाँ पर C यानी कि विकृति आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने आपको थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी के बारे में तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि स्ट्रेस तीन प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और फिर आपका शियर स्ट्रेस आता है। स्ट्रेन भी तीन प्रकार के ये, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है ना वही वॉल्यूम स्ट्रेन को डेवलप करता है। फिर आपका आता है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस लगाओगे तो जो स्ट्रेन आता है वो उसे कहते हैं शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के स्ट्रेस है, तीन प्रकार के स्ट्रेन है। स्ट्रेस डायमेंशनलेस नहीं है पर स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, लेंथ का लेंथ से डिवाइड करते हैं। चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, तो यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं आते। ठीक है, तो ये इस तरह की होगी। फिर आपने हुक का नियम भी पढ़ाई है, तो हुक का नियम क्या कहता है कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हुक्स लॉ, वैसे हम इलास्टिसिटी में देखेंगे इसको। तो स्ट्रेस जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, प्रतिबल जो होता है वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है, और यहाँ से ही आपको एक कांस्टेंट मिलता है जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी क्वांटिटी विमाहीन है। तो यहाँ स्ट्रेन यानी कि विकृति विमाहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड इज द यूनिट ऑफ। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड किसकी यूनिट होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की तो नहीं होती, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, स्ट्रेन की हमने देख ली, स्ट्रेन तो यूनिट लेस होता है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर होती है इसकी यूनिट। तो फर्स्ट की नहीं है, सी की नहीं है, डी की नहीं है, तो बी की ही होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा डिटेल में हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं श्यानता गुणांक। ठीक है, श्यानता गुणांक हिंदी में कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जो ईटा होता है वो फोर्स, विस्कस फोर्स अपॉन में माइनस ऑफ विस्कस फोर्स अपॉन में एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dz होता है। आपने पता होगा, न्यूटन का लॉ आपने पढ़ाई है कि जो फोर्स है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये न्यूटन का लॉ था। इससे हमारे पास ये फॉर्मूला आता है ईटा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है ईटा। ये ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो यहाँ से यूनिट आती है, फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है इसकी यूनिट होती है पर सेकंड। क्या होती है, पर सेकंड, मतलब सेकंड की पावर -1। ठीक है,
तो अगर अपन इसको ऊपर भेज दें सबको तो इसकी यूनिट बनती है न्यूटन मीटर की पावर -2 और सेकंड, सेकंड तो प्लस का हो जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड किसकी यूनिट हो गई? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट हो गई। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एक और यूनिट है, आपको पता होगा, 1 kg पर मीटर सेकंड। केजी पर मीटर सेकंड क्या होती है? केजी पर मीटर सेकंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, केजी मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1, केजी पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो केजी पर मीटर सेकंड किसकी यूनिट हो गई? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ये भी किसकी यूनिट है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की है। और इसको कई बार सीजीएस में भी पूछ लेते हैं कि 1 केजी पर मीटर सेकंड को सीजीएस में क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, 1 केजी पर मीटर सेकंड 10 पॉइस के बराबर होता है। पॉइस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की सीजीएस इकाई है। कौन सी इकाई है? सीजीएस इकाई है। तो 1 केजी पर मीटर सेकंड 10 पॉइस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ओके, होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका, द पैरालैक्टिक एंगल सबटेंडेड बाय अ डिस्टेंट स्टार इज 0.76 ऑन द अर्थ्स ऑर्बिटल diameter 1.5 10⁻11 मीटर। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी के कक्षीय व्यास पर एक दूरस्थ सितारे द्वारा बनाया गया लंबन कोण 0.76 है। सितारे की पृथ्वी से दूरी होगी, सितारे की आपको पृथ्वी से दूरी निकालनी है, तो इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सितारे से पृथ्वी की दूरी निकालनी है, तो आपको पैरालैक्स मेथड यानी कि लंबन विधि का यूज़ करना है। लंबन विधि आपको पता है क्या होती है? लंबन विधि का मैंने आपको फॉर्मूला, आपको मैंने इसका सूत्र बताया हुआ है कि भाई जब भी 2 पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन लेते हैं, 2 पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन लेते हैं और वो किसी स्टार की होती है, जैसे ये स्टार है मान लो, इसके अपन ने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन ली, तो यहाँ जो एंगल बनता है ये लंबन कोण होता है। और ये डिस्टेंस है, ये मान लो कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है आपकी। तो ध्यान रखना, थीटा जो होता है आपका वो कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी होता है, कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी होता है, अगर ये कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है। ठीक है, ध्यान रखना, ये कैपिटल डी, ये वाली जो डिस्टेंस होती है कैपिटल डी है और ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी होती है स्मॉल डी। तो हमें अभी स्मॉल डी निकालना है, तो स्मॉल डी क्या बनेगा? कैपिटल डी अपॉन में थीटा, कैपिटल डी अपॉन में थीटा बनेगा। तो कैपिटल डी अपॉन में थीटा। अब देखो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 0.76 पैरालैक्टिक एंगल। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.76 लंबन कोण है, पैरालैक्टिक एंगल है। तो पैरालैक्टिक एंगल तो सेकंड्स में होता है, पैरालैक्टिक एंगल किस में होता है? सेकंड्स में होता है। तो 0.76 सेकंड दे रखा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक रेडियन में 4.85, एक रेडियन किसके बराबर होता है? 4.1 सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड किसके बराबर होता है? 4.85 10⁻16 रेडियन। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, थीटा आपको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.76 को इससे 4.85 या 4.85 10⁻⁻6 रेडियन से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 0.76 को 4.85 10⁻6 से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 3.69 10⁻⁻6 रेडियन। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब आपका फॉर्मूला आपको पता है, आपको स्मॉल डी निकालना है, तो स्मॉल डी इक्वल्स टू कैपिटल डी अपॉन में थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? कैपिटल डी की वैल्यू आपको गिवन है, आपको पता है इसमें अर्थ ऑर्बिटल पूछा गया है, पृथ्वी अर्थ ऑर्बिटल डायमीटर जो कि ब्रैकेट में दे रखा है 1.5 10⁻11, जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल के बराबर होता है। तो 1.5 × 10⁻11 यहाँ रख देंगे। थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, ऊपर आपने निकाली हुई है 3.69 10⁻⁻6। अब इसको आपको बस कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू पता हो, यहाँ पर आपको वैल्यू पता चल जाएगी, और ये मीटर में आएगी। ध्यान रखना, ये किस पे आएगी? मीटर में आएगी। तो मीटर में कितनी आती है? ये 4.07 × 10⁻16, ये मीटर में आई है। पर आपसे पूछी गई है लाइट ईयर में, तो मीटर को लाइट ईयर में चेंज करने के लिए किसका डिवाइड करते हैं?
9.5 का हम डिवाइड कर देंगे तो 4.07 इंटू 10⁻16 में 9.5 इंटू 10⁻15 का हम डिवाइड कर देंगे। यही होता है एक लाइट ईयर 10.5 10⁻15 के बराबर होता है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 4.29 लाइट ईयर्स। 4.29 लाइट ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले थीटा की वैल्यू निकाली, 0.6 सेकंड में एंगल दे रखा था, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। एक रेडियन होता है 4.85 10⁻6 -6 रेडियन के, मल्टीप्लाई किया 3.69 10⁻6 रेडियन आ गया। आपको फॉर्मूला पता है, D इक्वल्स टू कैपिटल डी अपन में थीटा। कैपिटल डी की वैल्यू आपको दे रखी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1.5 10⁻11। इसमें 3.69 इंटू 10⁻6 का डिवाइड कर देंगे तो 4.07 10⁻16 आ जाएगा। इसको हम लाइट ईयर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ लाइट ईयर है और कोई भी नहीं है। तो लाइट ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 10⁻15 का डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 4.29 लाइट ईयर्स। तो 4.29 लाइट ईयर्स यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन थी, आप एक बार करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर डायमीटर ऑफ सन 1900, बहुत ही ईजी है, आप करके बताइएगा। 1920 सेकंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बता रखा है। एक रेडियन में 4.85, ये मैंने आपको लिखा हुआ है, देखिए। एक रेडियन, सॉरी एक सेकंड में 1920 सेकंड दे रखा है ना आपको, ये यहाँ दो इन्वर्टेड कॉमास लगा रखे हैं। तो 1920 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको। 1920 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो एक सेकंड में 4.85 10⁻6 रेडियन होता है। आपको बस क्या करना है, 1920 को 4.85 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट 0.0093 रेडियन आएगा, जो कि ऑप्शन ए होगा। तो ये आप करके देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन है, v इक्वल्स टू a बाई बी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई बी। ये आपको दे रखी है समीकरण। इसमें आपको b की विमाएँ बतानी है, डायमेंशंस ऑफ b बताने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है देखिए, यहाँ पर आपको सब कुछ दे रखा है। यहाँ आपको सब कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है फॉर्मूला, v यानी वेलोसिटी है, v तो वेलोसिटी है, a और b कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी बाई बी, यहाँ ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो v सिर्फ वेलोसिटी है और हमें कुछ नहीं पता, v वेलोसिटी है। v इक्वल्स टू आपको a अपॉन में b, ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर क्या दे रखा है, माइनस का t बाई बी, माइनस का t बाई बी, ये आपको पावर में दे रखा है, e की पावर माइनस का t बाई बी। तो आप इससे कुछ मतलब नहीं है, ये तो डायमेंशनलेस है, ये तो कांस्टेंट है, आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल टर्म है तो इसको डायमेंशन कुछ भी नहीं होंगे, ये तो डायमेंशनलेस होगा। m0 l0 t0 होगा। आपको मतलब है सिर्फ a बाई बी से, इस चीज़ से मतलब है। तो a बाई बी क्या होगा, आपको पता है वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं l1 t-1। ओके, तो अगर अपन इससे इसको कंपेयर करें, वेलोसिटी से कंपेयर करें, तो मैं सबके डायमेंशंस लिख देता हूँ, l1 t-1 और a अपॉन में b, इसके डायमेंशंस आपको निकालने हैं। ये तो डायमेंशनलेस हो गया, m0 l0 t0, ये जो पूरी टर्म है 1 माइनस ई की पावर, ये तो डायमेंशनलेस, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ a बाई बी पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो इससे अगर आप कंपेयर करो, देखो t को नीचे भेज दो, l ऊपर रहेगा, t नीचे आ जाएगा, l1 t1 और a बाई बी बचा बस। अब कंपेयर कर लो, आपको b के डायमेंशन पूछे तो a के डायमेंशन भी पता चल गए, l1, और b के डायमेंशन क्या हो गए, t1 हो गए। तो b के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, t1 डायमेंशन क्या हो जाएंगे, b के हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ b के डायमेंशन पूछे थे तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, m0 l0 t1। ठीक है, तो बहुत ईजी था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 18 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन आपका। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, विच इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। हाँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअली 9 क्वेश्चन के बाद हमने डायरेक्ट 11 क्वेश्चन कर लिया था, तो ये 10वां क्वेश्चन है। ये कहता है द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस एक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर on a 35 millimeter slide. The slide is projected onto screen and the area of house on the screen is 1.5 square meter.
लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट इज। लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते कैसे हैं, इसका आपको तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दे रखी है। 35 मिलीमीटर की स्लाइड पर उसका एरिया दे रखा है और उस स्लाइड को प्रोजेक्ट किया गया है स्क्रीन में, तो उसका एरिया बड़ा हो जाता है क्योंकि इस स्लाइड में जो स्क्रीन है, स्लाइड में जो फोटो है उसको आप प्रोजेक्ट करोगे तो स्क्रीन में बड़ी नज़र आएगी, तो उसका मैग्निफिकेशन होगा। तो मैग्निफिकेशन आपको पता है, हम सबसे पहले इसका एरियल मैग्निफिकेशन निकालेंगे और एरियल मैग्निफिकेशन से ही लीनियर मैग्निफिकेशन आता है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय आवर्धन, क्षेत्रीय आवर्धन एरियल मैग्निफिकेशन। तो एरियल मैग्निफिकेशन होता क्या है? बहुत इजी है। एरियल मैग्निफिकेशन में हम क्या करते हैं कि बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड कर देते हैं। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है? एरिया ऑन स्क्रीन, जो उसका स्क्रीन में एरिया है, एरिया ऑन स्क्रीन अपॉन में एरिया ऑन स्लाइड, जो उसका स्लाइड में एरिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा होप। ठीक है, एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है? एरिया ऑन स्क्रीन अपॉन में एरिया ऑन स्लाइड। तो एरिया ऑन स्क्रीन कितना है आपका? 1.55 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑन स्लाइड आपको एक्चुअली सेंटीमीटर में दे रखा है, उसको मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर्स होते हैं। ओके, -4। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 8.857 10⁻3। ठीक है, ये एरियल मैग्निफिकेशन आ गया। आपको क्या आ गया? क्षेत्रीय आवर्धन। क्षेत्रीय आवर्धन 8.85 10⁻3। और साथ में से लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? लीनियर मैग्निफिकेशन आपको पता है अंडर रूट में, क्योंकि पूछा गया है एरियली, लीनियर ही पूछा है, अंडर रूट में एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन का अंडर रूट ले लेते हैं तो लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाएगा। क्षेत्रीय आवर्धन जो होता है, क्षेत्रीय आवर्धन आपको निकालते हैं। क्षेत्रीय आवर्धन आपका वो लीनियर, सॉरी 1 मिनट, रेखिक आवर्धन, लीनियर को कहते हैं हिंदी में रेखिक आवर्धन, जो होता है वो क्षेत्रीय आवर्धन का वर्गमूल होता है। ध्यान रखना, क्षेत्रीय आवर्धन का वर्गमूल होता है। तो लीनियर एरियल तो हमने निकाल लिया। एरियल कितना आया था? 8.85 इंटू 10⁻3। तो हम यहाँ रख देते हैं वैल्यू अंडर रूट में। 8.85 इंटू 10⁻3, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 7 भी आगे, 8.85 7 इंटू 10⁻3। तो ये पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10⁻3 आ जाएगा। 10⁻3 से 10⁻3 कट जाएगा तो अंडर रूट में रह जाएगा सिर्फ 8857, और इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 88, क्योंकि 9 के स्क्वायर के पास है तो 9 पूरा कर लो। 88 में से 81 गए 9, 95 और 957 बचेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 94.1। इसका आप वर्गमूल निकाल के देख लेना। स्क्वायर रूट निकालना आप सबको आता होगा, अभी मैं करके नहीं बताऊंगा। अब आप ये देख लीजिए अंडर रूट 8857 क्या होता है? 94.1। ये लीनियर मैग्निफिकेशन इसका आ गया। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 94.1, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब अपन अपने अगले क्वेश्चन, लास्ट 19 क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी समीकरण विमीय रूप से सही नहीं है? तो देखिए, विमीय रूप से सही होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपको यूज़ करना है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर LHS में जो क्वांटिटी है उसकी जो डायमेंशंस है वही RHS में होने चाहिए। यानी कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई क्वांटिटी LHS में दे रखी है, जैसे यहाँ पर मान लो प्रेशर दे रखा है और यहाँ पर फोर्स अपॉन में एरिया दे रखा है, तो इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन सेम होने चाहिए। यही होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। LHS इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? RHS होना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखना, जब हम दो क्वांटिटीज़ को जोड़ते हैं, जैसे A प्लस बी, ए दो क्वांटिटी हैं जिसमें A मैं कहता हूँ वेलोसिटी है, A क्या है? वेलोसिटी। तो B का भी वेलोसिटी होना ज़रूरी है। B भी क्या होगी? वेलोसिटी होगी। मतलब कि
दो सेम क्वांटिटी ही आपस में जुड़ती हैं और दो ही सेम क्वांटिटी आपस में माइनस होती हैं। यही रूल माइनस में भी है और यही रूल प्लस में भी है। तो दो सेम क्वांटिटी आपस में जुड़ती हैं और दो ही सेम क्वांटिटी आपस में माइनस होती हैं। अगर मान लो मैं प्रेशर है तो प्रेशर को मैं किसी क्वांटिटी के साथ जोड़ना चाहूँगा तो वो प्रेशर ही होगी, ठीक है। उस यानी कि जिस क्वांटिटी के डायमेंशन प्रेशर के हैं वही इसके होंगे, ठीक है। तो यही आपका क्या है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। तो जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ P प्लस ए, जहाँ पर P प्रेशर है और मैं पूछता हूँ कि A के डायमेंशंस बताओ, तो प्रेशर के जो डायमेंशंस होंगे वही डायमेंशंस किसके होंगे, ए के होंगे, क्योंकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि एक क्वांटिटी के साथ वही क्वांटिटी जुड़ सकती है। सेम क्वांटिटी आपस में जुड़ती हैं और सेम क्वांटिटी ही आपस में माइनस होती हैं। तो ए के डायमेंशंस वही होंगे जो प्रेशर के होंगे, m1 L-1 T-2। ओके, तो इस तरह से हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि कौन सी समीकरण डायमेंशनली करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। तो देखो x इक्वल्स टू यू टी, x इक्वल्स टू यू टी यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं L1 T-1 और t के डायमेंशंस t होंगे। तो t से t-1 कट जाएगा तो सिर्फ L1 बचेगा जो कि लेंथ के डायमेंशंस होंगे। तो पहली समीकरण तो डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी देखो F इक्वल्स टू एम वी बाई टी, तो ये भी मुझे डायमेंशनली करेक्ट लग रही है, क्योंकि v बाई टी आपको पता है एक्सेलरेशन होता है और मास इनटू एक्सेलरेशन ही क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। थर्ड है आपका v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी माइनस ए टी, ये भी डायमेंशनली करेक्ट लग रही है, क्योंकि देखो डायमेंशनल क्या कहते हैं हम, भले ही फॉर्मूला गलत है, आपको ये फॉर्मूला दे रखा है v इक्वल्स टू क्या दे रखा है, u प्लस जी टी माइनस ए टी, और होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस होना चाहिए। मतलब जो क्वांटिटी एल एच एस में है वही क्वांटिटी आपकी आर एच एस में होनी चाहिए। तो देखो ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, g इंटू टी। अगर मैं g को, अगर ये g को डिस्टेंस मानूँ मैं, तो जी टी भी क्या हो गई एक तरह से, अगर इसको यहाँ पर स्पेसिफाई देना चाहिए, यहाँ पर g और a क्या है, डिस्टेंस है। अगर g और a डिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, क्योंकि जी टी डिस्टेंस इंटू टाइम भी वेलोसिटी होता है और a इंटू टी, ए यहाँ पर एक्चुअली डिस्टेंस ही है, एक्सेलरेशन नहीं है। अगर यहाँ एक्सेलरेशन कहता तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर बताया गया नहीं है आपसे कि g और a क्या है। अगर मैं a को डिस्टेंस मानूँ और g को भी डिस्टेंस मानूँ तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। पर अगर a एक्सेलरेशन हो गया तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो ये आपका डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा, ये वेलोसिटी के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी होना चाहिए। यही होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि एलएचएस में जो क्वांटिटीज़ हैं वही क्वांटिटी आपकी आरएचएस में होनी चाहिए। तो यहाँ मैं एक बार जी और ए को डिस्टेंस ही मानूंगा। जी और ए क्या है, दूरियां हैं, डिस्टेंस है। वैसे क्वेश्चन को स्पेसिफाई करना चाहिए कि जी और ए हैं क्या, जी और ए आपके डिस्टेंस माने, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर u भी एक वेलोसिटी है, gt भी एक वेलोसिटी है। डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। a इंटू टी, डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो तीनों वेलोसिटी हैं, इसलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। फिर बात करते हैं E इक्वल्स टू एम जी एक्स स्क्वायर। तो देख लो इसका E इक्वल्स टू आपको दे रखा है एम जी एक्स स्क्वायर। तो E के यानी कि एनर्जी के, या E एनर्जी ही होगा, m1 L2 T-2, ये डायमेंशंस होते हैं। तो यहाँ देख लो m क्या होता है, m1, g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, L1 T-2 और डिस्टेंस स्क्वायर मतलब कि L2। अब देख लो L1 और L2 मिलके क्या बन गया, L3 बन गया, m1 L3 T-2। और सामने क्या पर है, सामने क्या दे रखा है, देखो m1 L2 T-2। ये दोनों बराबर हैं क्या, ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, जबकि बराबर आने चाहिए थे। तो E यानी एनर्जी के जो डायमेंशंस हैं वही एम जी एक्स स्क्वायर के होने चाहिए थे, LHS और RHS बराबर होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। तो यहाँ पर तीन चार ऑप्शंस में डी ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। आपको पता है एनर्जी जो होती है वो mgh होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो m इंटू जी इंटू एच होती है, मतलब मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला साफ ही नजर आ रहा था, E इक्वल्स टू एम जी एक्स स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर दिया हुआ है, जो कि फॉर्मूला भी गलत है और ये डायमेंशनली भी गलत है।
डायमेंशनली देखो, फॉर्मूला गलत होने से मतलब नहीं होता। फॉर्मूला भले ही गलत दे रखा हो आपको, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, जबकि फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। यहाँ पर E इक्वल्स टू एम जी एक्स स्क्वायर, ना तो ये फॉर्मूला करेक्ट है ना इसके डायमेंशंस करेक्ट हैं। तो ये जो इक्वेशन है आपकी E इक्वल्स टू एम जी एक्स स्क्वायर, ये डायमेंशनली सही नहीं है, इट इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये इक्वेशन आपका होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो रहा है, यानी क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, 30 क्वेश्चंस हैं और हम इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो बाकी के 10 क्वेश्चन मैं आपको सेकंड वीडियो में आपको कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 20th क्वेश्चन जो आपका है, विच इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में l बाई जी, ये सब आपको देखो यहाँ पर स्पेसिफाई दे रखा है। यहाँ पर आपको l लेंथ दे रखी है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा है, t टाइम पीरियड दे रखा है, ये सब आपको यहाँ पर गिवन है। तो अब आप इसको देख के बताइएगा कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, कौन सी इक्वेशन विमीय रूप से सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहेगा। बाकी के जितने भी 10 क्वेश्चन बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन को आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसको दोबारा क्लियरफाई करूँगा। तो होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको शेयर कीजिए और वीडियो लेक्चर सीरीज़ रेगुलर आती रहेगी आपके साथ। इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी जल्दी अपलोड हो जाएगा और साथ साथ अब नेक्स्ट चैप्टर यानी कि हमारा जो शुद्ध गतिकी है, काइनेमेटिक्स है, उसके भी 30 क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस क्वेश्चंस की जितने भी क्वेश्चंस कराए मैंने आपको उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।